So ठीक है ना सर, ठीक है सर। आई थिंक रिद्धिमा पांचा। ओके सर, ठीक है ना। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू एंड ऑनलाइन जो भी है उन सबको भी गुड मॉर्निंग है। वाह यार गणित। सो वी स्टार्ट आवर क्लास विद 3 मंत्रास। इनिशियली 4-5 दिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, फिर अच्छा लगने लग जाएगा ये चीज बोलने के लिए। सो कम ऑन, हाउ डू वी स्टार्ट आवर क्लास? एक मिनट, तू ओल्ड है, हमारे न्यू स्टूडेंट्स को भी बोलने दे। आई एम एन अचीवर, आई एम हार्डवर्किंग, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। ये अपने नाम के आगे देखना स्टार्ट कर दो, तभी वो पाथ बनते जाएगा। आज ये एब्सेंट है, ओके। सो रिवीजन किया था थोड़ा बहुत? अरे वाह यार गणित। और ये बुक्स नहीं थी उसमें? सो आपके पास में मॉड्यूल आई है? अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन हो गया? नहीं हुआ है तो सीए रजिस्ट्रेशन अभी करवाया नहीं है। सीए रजिस्ट्रेशन में 10th की भी चल जाती है सीए फाउंडेशन के इसमें, क्योंकि मतलब आप तो 10th के बाद ही रजिस्टर कर सकते हो उसको। तो कोई नहीं है, हमने कल काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे एंड आई थिंक हम गिवन इंफीरियर गुड्स पे लास्ट हमने क्लोज किया था। एक क्विक रिवीजन ले लें। कल क्या क्या किया था? डिमांड क्या होता है, क्या चाहिए? 3 चीज जरूरी, एबिलिटी और विलिंगनेस। देखा डिफरेंस जो रिवीजन करके आता है उसका वर्डिंग्स के ऊपर में? तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो 3 चीजें क्या लगती है? डिजायर लगती है, एबिलिटी लगती है। एबिलिटी का एक और टर्मिनोलॉजी मैंने क्या बताई थी, इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं परचेसिंग पावर। क्या यूज करते हैं हम? परचेसिंग पावर। और थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या थी? विलिंगनेस। किस चीज की विलिंगनेस? विलिंगनेस टू पे। और ये तीनों चीजें जहां पे कंबाइन होती है तब जाके हमारी इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होती है। क्लियर है इफेक्टिव डिमांड? इफेक्टिव डिमांड के बाद में हमने सेकंड क्या किया था? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर में एक कंसेप्ट था, वो ये था कि डिमांड इज क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो का क्या मतलब होता है नॉर्मल इंग्लिश के अंदर में? बहता हुआ। सो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट इसलिए बोला गया है कि डिमांड क्या 2-3 लेने के बाद में एंड हो जाता है क्या? नहीं होगा, कंटिन्यूअसली साइकिल है जो चलते जाना है। प्राइस जैसे जैसे फ्लक्चुएट होगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जाएगी? फ्लक्चुएट होती जाएगी। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलते जाना है, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट है। कभी कभार एमसीक्यू में आता है डैश कंसेप्ट करके। डिमांड इज अ डैश कंसेप्ट और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, क्या टिक करोगे आप? फ्लो, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड के बाद में हम डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आए थे। पहला डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है? वेरी गुड। इनवर्स, इनवर्स के 4 टर्मोलॉजीज कल मैंने बताए थे, वो क्या क्या थे? इनवर्स, नेगेटिव, अपोजिट, इनडायरेक्ट, 4 थे। इसका क्या मतलब होता है? प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज। यार जोश लाओ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह है, नहीं तो कल से मैं ग्लूकोज डी लेके आ जाऊं। या तो थोड़ा जोश चाहिए आवाज के अंदर में कि हाँ हम इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। सेकेंड आता है इसके अंदर में प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया। फिर हमने कल 2 कंसेप्ट किए थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से 2 टाइप के थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वेरी गुड, जो साथ में यूज करते हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल्स भी देखे थे मोबाइल और चार्जर का। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या? प्राइस अगर एक का डिक्रीज होगा तो डिमांड दूसरे की इंक्रीज होगी, कॉम्प्लीमेंट्री में डिक्रीज होगी।
प्राइस अगर डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है, डिमांड इंक्रीज होगी डिक्रीज नहीं होगी, अपोजिट चलेगा ना इनवर्स का मतलब। फिर कंसेप्ट याद रखो, प्राइस डिक्रीज, तो लॉजिक क्या होता है, अगर मोबाइल की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी, तो मोबाइल के साथ में मोबाइल के चार्जर की डिमांड भी बढ़ेगी। इसीलिए लॉजिक ये याद रखो, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। क्लियर है? सेकेंड आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? अपोजिट, मतलब ऑपोजिट। हाँ, कंपीटिंग गुड्स भी बोला जाता है इन्हें, और अपोजिट की जगह पे सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के बदले दूसरे का यूज कर सके, हम उसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है हमारा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी, और एक की प्राइस डिक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी। क्यों होती है? दूसरे की तो प्राइस चेंज नहीं हो रही है, पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कंपैरेटिवली लेसर रेट में हमें वो आता है, इसीलिए। तो इसे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी बोला जाता है। उसके बाद में हमने किया था डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है? डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोज करना, जो स्पेंड कर सकते हो। जिसमें रानू की सैलरी थी जो लास्ट में 52,000 जो बचती है, जो वो स्पेंड कर सकती है, वो आता है। कंसेप्ट्स को एग्जांपल्स के थ्रू भी कनेक्ट करके याद रखो तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा और रिमेंबर होगा। अगर मतलब जैसे मैं क्या करती थी, कंसेप्ट के बाजू में ऐसे एग्जाम्पल का नाम लिख लेती थी। जैसे डिस्पोजेबल इनकम है रानू की सैलरी, उससे पहले अपना सब्स्टिट्यूट गुड है टी कॉफी, ऐसे तरीके से याद रखो। तो डिस्पोजेबल इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन आएगा? इन डायरेक्ट रिलेशन आएगा, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। मतलब क्या होगी? इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। ये लॉजिक है, क्लियर है? बट ये किस केस में होगा? नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। मतलब इफ इनकम इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस, दोज आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। क्लियर? देन इंफीरियर गुड्स हमने कल किया था। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? लो क्वालिटी गुड्स। इनकम इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है, उन्हें अपन इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। ठीक है? अब इंफीरियर गुड का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है गिवन गुड्स। जो गिवन गुड्स होते हैं, गिवन गुड्स कंसेप्ट वाज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन। किन्होंने दिया था ये कंसेप्ट? सर रॉबर्ट गिफिन। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, याद भी रखो, याद रखना भी जरूरी है इसको, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो सर रॉबर्ट गिफिन जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक स्टडी की थी, किनके ऊपर की थी? ब्रिटिश वर्कर के ऊपर। ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर में उन्होंने एक रिसर्च कंसिडर की थी, जिसमें ही हैज सीन कि जो वर्कर्स है वो लो लेवल ऑफ इनकम कमाते हैं। लो लेवल ऑफ इनकम को वो स्पेंड कैसे करते हैं? तो अपन इंडियन रुपीज में अज्यूम करते हैं कि वर्कर को 100 रुपए डेली के वेजेस मिलते थे। एक दिन का वेज कितना था? 100 रुपए का। उनके पास एडिशनल पैसा तो होता नहीं है, रोज पैसा लाते थे, रोज खाने का सामान खरीदते थे। अज्यूमिंग ये 100 रुपए ये पूरा फूड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, द 60 रुपीज ब्रेड के ऊपर स्पेंड करते थे एंड 40 रुपीज मीट के ऊपर स्पेंड करते थे। ठीक है? 60 रुपीज किधर जा रहा है? ब्रेड के ऊपर, और 40 रुपीज मीट के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है। तो
अब क्या होता था यहाँ पे, जैसे ही ब्रेड की वैल्यू बढ़ती है, नाउ रिमेंबर हम ये दो जो ब्रेड है वो क्या है, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स है ना। गिफन गुड्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। मतलब क्या हुआ, इंफीरियर क्वालिटी क्यों बोला जाता है, इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव। इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसी वजह से ऑल दी गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ऑल दी गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। यहां तक क्लियर है। अब वापस से ब्रिटिशर्स की स्टडी के ऊपर आ जाते हैं। 60 रुपीज में क्या लाते थे, ब्रेड लाते थे। 40 रुपीज में क्या लाते थे, मीट लाते थे। ये मिनिमम प्राइस ऑफ मीट थी। नाउ 60 रुपीज की जगह पे 70 रुपीज की ब्रेड हो गई, है ना। पैसे कितने हैं, वेजेस कितने हैं, 100 रुपीज है। ब्रेड कितने की हो गई, 70 रुपीज की हो गई। बैलेंस कितना बचा उन वर्कर्स के पास में, 30 रुपीज। अब क्या मीट खरीद पाएंगे वो, क्योंकि मिनिमम 40 रुपीज का मीट है। वो स्पेंड कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट उनकी हंगर तो है ना, भूख तो उनको खत्म करनी है। तो वो बचा हुआ 30 रुपीज भी किधर स्पेंड कर रहे हैं, ब्रेड के ऊपर। तो पूरा का पूरा 100 रुपीज किधर चले गया, ब्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेड की प्राइस तो इंक्रीज हुई पर डिमांड डिक्रीज हुई क्या, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट कैसा है, वेरी गुड, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। देखो प्राइस तो बढ़ा, है ना, डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, है ना, नॉर्मल मतलब अपने इसमें आता। बट यहाँ पे क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। रीजन क्या था, क्योंकि वो मीट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मीट का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, बट उनके पास में बचे हुए पैसे बचे थे क्या, नहीं बचे थे। लो लेवल ऑफ इनकम है, इसलिए उन्होंने ब्रेड की डिमांड और इंक्रीज कर दी। और यहाँ पे प्राइस इफेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव गुड हो गया। तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं, इट इज कॉल्ड एज गिफन गुड्स। क्या बोला जाएगा, गिफन गुड्स। तो पहले तो इंफीरियर गुड्स के अंदर में कोई भी प्राइस इफेक्ट का क्लॉज नहीं है, ठीक है। इसलिए गिफन गुड्स सारे इंफीरियर गुड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। बट सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होते। क्यों, ऐसे इंफीरियर गुड्स जहां पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो वो कहलाते हैं गिफन गुड्स। क्लियर है कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन क्लियर है। इंफीरियर गुड्स ओनली इनकम इफेक्ट नेगेटिव, बट गिफन गुड्स इनकम इफेक्ट नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है तब क्या कहलाता है, वो गिफन गुड्स कहलाता है। क्लियर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है। तो ये नोट डाउन करना हो तो ये नोट डाउन कर लो कि गिफन गुड्स के बीच में क्या आएगा, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड रिमेंबरिंग। और एग्जाम्पल ब्रिटिश वर्कर्स के ब्रेड का याद रखो अगर कंफ्यूजन हो एमसीक्यू के अंदर तो, ठीक है। सो हमारे डिस्पोजेबल इनकम में 3 कैटेगरी ऑफ गुड्स हमने कवर किए, नॉर्मल गुड्स, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, और उसके बाद हमने क्या कवर किया, गिफन गुड्स, इनकम इफेक्ट नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। एंड ये गिफन गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया था, सर रॉबर्ट गिफन। इसलिए इस कंसेप्ट को क्या बोला गया है, गिफन गुड्स बोला गया है।
नेक्स्ट आते हैं, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। नाउ इन सिंपल लैंग्वेज, आप कोई चीज क्यों खरीदोगे? आपको जब पसंद होगी तब खरीदोगे ना। जैसे मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद है, विल आई बाय अ ब्लैक ड्रेस? नहीं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर डिमांड विल इंक्रीज, and if taste and preference is against the commodity, consumer demand will decrease. against the commodity में जैसे जब कोरोना वायरस आया था तो सब चाइना के गुड्स को बैन कर रहे थे, नहीं नहीं उन्होंने फैलाया, पूरे वर्ल्ड को फैलाया, हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, कभी यूज नहीं करेंगे, 2-3 महीने तक रहा, फिर से आ गए चाइनीज गुड्स के ऊपर में। तो वो 2-3 मंथ्स के लिए पीपल वेर नॉट बाइंग चाइनीज गुड्स, तो वो क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स इज अगेंस्ट दोज गुड्स, तो वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो क्लियर है। बट क्योंकि हम सीए कर रहे हैं, क्या इतना सिंपल कंसेप्ट देगा? नहीं, ये बाइंग साइकोलॉजी के अलग अलग बिहेवियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? एक कहलाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक कहलाता है बैंड वैगन इफेक्ट, एक है स्नॉब इफेक्ट, एक है वेबलन इफेक्ट। मैंने बोला था कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है जो कई सारे कंसेप्ट्स को पढ़ के लिख के स्टूडेंट के लिए छोड़ के चले गए हैं। वो तो ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और नाम भी थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट है कि मैम स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, वेबलिन इफेक्ट क्या होता है, ये नाम क्यों है। तो हम आगे ये समझते हैं। तो ये चारों कंसेप्ट इज साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर, कि कोई कंज्यूमर क्यों बाय करता है। ठीक है, वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दिस वाज गिवन बाय जेम्स ड्यूसनबेरी। किन्होंने दिया था इस कंसेप्ट को? जेम्स ड्यूसनबेरी ने दिया था। ये सारे नाम याद रखने हैं। मैं नॉर्मली रेकमेंड करती हूँ कि जो आपके नोट्स है उसके पीछे एक इंडेक्स बना लो, कंसेप्ट्स एंड ऑथर नेम या कंसेप्ट क्रिएटर नेम ऐसा करके, क्योंकि एमसीक्यू में 2 से 3 मार्क्स पे ऑथर्स के ऊपर में आता है। 100 मार्क्स में से 2 से 3 मार्क्स में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये कंसेप्ट्स और आते जाएंगे। तो एक छोटा सा ऐसा चार्ट क्रिएट कर लिया कि यहाँ पे आपने लिख दिए कंसेप्ट नेम और यहाँ पे आपने ऑथर लिख दिए। तो अगर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट लिखना है तो किसने दिया है? जेम्स ड्यूसनबेरी ने दिया है, और हम इन्हें रिवाइज भी करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एज द नेम सजेस्ट। कुछ लोग चीजें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं दूसरों के पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गणित बैठे हैं और आप बैठे हो, आप दोनों सीए बन गए हो। ठीक है, दोनों ने सीए क्लियर कर लिया है, और ठीक है, मुझे याद रखोगे तो मुझे आओगे स्वीट्स खिलाने, मैम सीए बन चुके हैं हम, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। गणित ने निकाला आईफोन 17 प्रो, तब तो और अपग्रेडेड आ जाएगा, अभी की बात कर रही हूँ, आईफोन 17 प्रो। फिर इसके मन में क्या आया, यार ये तो सीए बन गया, इसने 17 प्रो खरीद लिया है, मुझे भी खरीदना है यार, मैं भी क्लियर किया हूँ तो मैं भी ये खरीदूंगा। तो यहाँ पे डिमांड क्यों हुई? किसी और को देखने की वजह से। इसे बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमने देखा है, हम जैसे नेबर ने टीवी लेके आ गए, कोई अच्छा बड़ा सा मॉडल वगैरह, यार क्या बढ़िया लग रहा है पापा, उसमें देखने में मजा आ गया था। ओटीटी सीरीज वगैरह देखते हो, ओटीटी सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह तो बहुत बढ़िया लग रहा था, मैं भी ले लेता हूँ। तो आपने परचेस क्यों किया? दूसरों को देखने की वजह से। एक सोशल स्टेटस हो गया, सक्सेस मानी जाती है। जिनके घर पे टीवी होता है, वॉशिंग मशीन होते हैं, फोन्स होते हैं, कार्स होते हैं, तो इस वजह से आप भी अपनी सक्सेस सोसाइटी को दिखाने के लिए वो सारी चीजें डिमांड करके यूज करते हैं। तो ये कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। Individual consumption is influenced by observing other people. क्लियर? डिमॉन्स्ट्रेशन क्लियर है? किसने दिया था? जेम्स ड्यूसनबेरी ने ये कंसेप्ट दिया था। और यहाँ पे हम बाय क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरे हमारे आसपास के लोग हैं
वो उसे परचेज कर रहे हैं और सोशल स्टेटस उनका ज्यादा दिख रहा है, हमारा भी दिखे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से दिखावा करना, इसलिए हम भी उस चीज को डिमांड करके परचेज करते हैं। क्लियर? सेकेंड कंसेप्ट इसके अंदर में आता है, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन को आई ऑलवेज से रिमेंबर बाय बैंड, रिमेंबर इट बाय बैंड। बैंड कैसा होता है, कोई बैंड देखा है? जब शादियों की बारात वगैरह निकलती है, सब बैंड बाजा लेके बजाते हैं ना, तो वो बैंड कैसा होता है? सब एक ही जैसे ड्रेस पहने रहते हैं, वो गोल्डन रेड कलर का या व्हाइट कलर का इस टाइप का ही एक जैसे ड्रेस पहने रहते हैं टू शो कि हम एक साथ है, तो वो क्या होता है, बैंड कहलाता है ना। यहाँ पे बैंड वैगन इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि सब कर रहे हैं, because it is a trend and I should not feel FOMO. FOMO मतलब fear of missing out. That's why even I want to use it and I want to also purchase it. उसे बोला जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। सब जन धुरंधर पिक्चर देख के आ रहे हैं, उसके बारे में रील डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, और यार मैंने अभी तक नहीं देखी है, मुझे भी देखना है, तो मैं इसीलिए धुरंधर पिक्चर देखने जा रहा हूं क्योंकि सब के सब देख रहे हैं, सो आई एम फॉलोइंग द ट्रेंड बेसिकली, एंड दैट ट्रेंड इज नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट। क्लियर? यहाँ पे और एग्जांपल इसका क्या होगा, आजकल वो सबके पास में वो सिपर्स होते हैं, हैव यू सीन, वो ऐसी सिपर बॉटल्स है, तो क्या हुआ, पहले सेलिब्रिटीज यूज कर रहे थे, उसके बाद में कौन यूज करने लग गए, इन्फ्लुएंसर्स यूज करने लगे इंस्टाग्राम पे, फिर उसके बाद में हम सब भी यूज करने लग गए, बहुत लोगों के पास में जिम में वो लेके आते, कप्स लेके आते, अब बच्चों को भी चाहिए वो देख देख के, तो ये चीज क्या इफेक्ट कहलाता है, बैंड वैगन इफेक्ट। यू आर क्रिएटिंग अ ट्रेंड, यू आर सेटिंग आउट अ ट्रेंड एंड यू आर फॉलोइंग दैट ट्रेंड, क्योंकि बाकी सारे लोग भी उसे फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? बैंड वैगन इफेक्ट क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्नॉब इफेक्ट। हमारे पिछले क्लास में एक स्टूडेंट था जिसका फेवरेट था ये, गिरिराज। हाँ गिरिराज जी का था, क्या कहाँ है गिरिराज अभी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा उससे स्टार्ट कर रहे हैं वापस, नाइस, उसने अटेम्प्ट नहीं दिया था ना अभी, अच्छा ठीक है। तो स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, एक हो गया हम ट्रेंड सेट करते हैं, एक हो गया कि हमें कुछ डिफरेंट दिखना है, कुछ अलग दिखना है। ये इन्फ्लुएंसर को जानते हो ना, उर्फी जावेद, मैं हमेशा उससे ये याद कराती हूँ, उर्फी जावेद को देखा है, फोटोज देखे, उसकी कैसे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस पहन के आ जाती है एकदम से, एक में वो ऐसे प्रिंटर निकल रहा है, एक में बटरफ्लाई कहीं से उड़ रही है, एक में फ्लावर ओपन हो रहा है, so is she following the trend? No. Is she following other people, other designers? No. वो कुछ डिफरेंट दिखने के लिए, अलग से हटके दिखने के लिए वो अलग चीजें बना रही है, उसे बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर प्रो विद्या के सारे टी शर्ट्स दिए जाए आपको, है ना, आप सब ब्लू टी शर्ट में हो, तो फैकल्टी भी ब्लू में रहेगा क्या? फैकल्टी कैसे होगा, तो अपन फैकल्टी को मान लो ब्लैक दे देते, तो वो ब्लैक क्यों दिया, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने ब्लू पहना है, मैं कैसे अलग से दिखूं, मैं कैसे अलग से स्टैंड आउट हूं कि यार आई एम अ फैकल्टी ओवर हियर, आई विल वेयर ब्लैक। तो ब्लू क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि सब वो पहन रहे, और ब्लैक क्यों लिया जा रहा है, टू लुक different. This is known as snob effect. To look different, to be different from all the others, इस वजह से वो चीजों को परचेज किया जाता है या परचेज नहीं किया जाता है। जैसे नॉर्मली बॉस वेयर समथिंग डिफरेंट देन अदर एम्प्लॉइज, रीजन बीइंग बॉस बॉस दिखना चाहिए, तो उस वजह से दैट इज नोन एज योर स्नॉब इफेक्ट। क्लियर? Now, the last concept in this topic is Veblen effect. Again, this was given by an American economist, Thorstein Veblen. किन्होंने ये concept दिया था? Thorstein Veblen ने ये concept दिया था। Veblen effect को हम याद रखेंगे अंबानी से, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, उर्फी जावेद से,
अब अंबानी फैमिली क्या करती है, कैसी चीजें खरीदती है, महंगी से महंगी, सबसे एक्सपेंसिव जो होगा वो अंबानी फैमिली के पास में होगा। वो चाहिए क्यों, अपने रिच क्लास को दिखाने के लिए, स्टेटस को दिखाने के लिए। इसमें से तो मेरी फेवरेट एक है, आनंद अंबानी के पास में वॉच है जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 9 वॉचेस है ना, एंड वो कुछ 600 या कुछ करोड़ की एक वॉच है। तो वो क्यों ली गई है, अगर वो 600 रुपए पे मिलती तो लेता क्या, नहीं। वो क्यों ली गई है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो नॉर्मल गुड्स है क्या, नहीं है। जैसे कई सारे फेमस पुराने पेंटिंग्स होती है जो बहुत एक्सपेंसिव है, अपने नहीं समझ आता है कि 5 करोड़ 6 करोड़ की ये पेंटिंग में क्या है, मैं भी बना दो, पर जिनको शौक होता है वो लेते हैं। क्यों लेते हैं, सिर्फ सोशल स्टेटस सिंबल के लिए। ऐसी चीजें जो सिर्फ सेल इसीलिए होती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, उसे बोला जाता है वेबलन इफेक्ट। Why it is purchased? Because it is very expensive. Demand for a product increases at its price increases. जितनी महंगी होगी उतनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी। क्यों लिया जाता है, जस्ट टू शो योर स्टेटस सिंबल, एज अ स्टेटस सिंबल इसकी डिमांड करी जाती है। क्लियर है? तो हमने 4 कंसेप्ट पढ़े। पहला था डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों खरीदते हैं, Why do we purchase it? देख के सक्सेसफुल दिखने के लिए हम वो खरीदते हैं। बैंड इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट क्यों करते हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है वो लेने के लिए। स्नॉब इफेक्ट क्यों, सबसे डिफरेंट दिखने के लिए। और फोर्थ वेबलन इफेक्ट क्यों, महंगे से महंगा हो तो वो खरीदा जाएगा, अगर वो लोअर प्राइस में हो तो परचेज की जाएगी क्या, नहीं की जाएगी। इस वजह से हम ये परचेज करते हैं। अब इसका एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपको एग्जांपल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, राहुल डजंट प्रेफर purchasing orange color because all the other people are wearing orange that day. Which effect is this? Very good. 4 ऑप्शन दी जाएगी। अच्छा, सीए वाले भी ना पेपर ऐसा बनाते हैं कि 2 ऑप्शन तो लगता है यार अक्कड़ बक्कड़, इनमें तो करना ही पड़ेगा, बहुत सेम टू सेम लगते हैं 2 ऑप्शंस, बट उसका डिफरेंस कहां से पता चलता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है और आपने रिवीजन कितने अच्छे से किया है, इन दोनों में वो डिफरेंस पता चलता है। क्लियर? अभी तो आपको बहुत अच्छे से ये याद होगा, बट रिवीजन इज वेरी मच नेसेसरी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इज आवर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के अंदर में क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद है। कहाँ की उम्मीद है, फ्यूचर की उम्मीद। जो हो चुका है वो तो जा चुका है, पर फ्यूचर की उम्मीद। जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुई, सब पेट्रोल पंप पे क्यों पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ने वाली है, उसकी सप्लाई ज्यादा हमें मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो हम क्या करें, अभी खरीद लेते हैं, अभी पूरा फुल टैंक करा लेते हैं, जो हम 4 डेज बाद में कराने वाले थे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रीपोनिंग योर डिमांड। प्रीपोन्ड किया आपने, जो फ्यूचर में आप क्या कर रहे थे, 4 दिन बाद पेट्रोल फुल टैंक कराने वाले थे, बट आपने क्या किया, उसे पहले भरा लिया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी प्राइसेस क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, इस वजह से। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अगर इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट हो तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अगर इन फेवर ऑफ नहीं हो, जैसे अगर फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस डिक्रीज होगी, तो आप अभी उसे खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे। आप कब खरीदोगे, फ्यूचर में खरीदा जाएगा उसे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि आपको कार लेनी है और कार का 1 अप्रैल से जीएसटी जो है वो 0 करने वाली है गवर्नमेंट, एग्जाम्पल है, तो आपको खरीदनी थी 1 मार्च को। अज्यूम कर लो कि गणित का बर्थडे है 1 मार्च को और वो कार खरीदने वाला था, सीए वगैरह तो बन चुका है ना, खुद को गिफ्ट दे रहा है वो,
तो वो 1 मार्च को कार खरीदने वाला था, बट तभी न्यूज आती है कि 1 अप्रैल से जीएसटी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जीएसटी हट जाएगा कार से, तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या आप 1 मार्च को खरीदोगे? वो बोलेगा यार 1 महीने बाद अपने आप को गिफ्ट दे दूं, और कब खरीदने जाओगे, 1 अप्रैल को। तो ये आपने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दी डिमांड, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्लियर, लॉजिक क्लियर है कि कैसे ये चलता है। नेक्स्ट आते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में जैसे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन अगर कम है तो डिमांड कम होगी। दूसरी कंट्रीज इंडिया के ऊपर में सेलिंग के लिए डिपेंडेंट है अपनी चीजों को, क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। जैसे अमेजोन है, ये सब सक्सेसफुल होके इंडिया क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। अब जापान में देखो, तो जापान में तो लोग ही कम हो रहे हैं, बेचारों के पास में ज्यादा बच्चे ही नहीं बचे, बहुत सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन ही है, तो वहां पे डिमांड उतनी होगी क्या, नहीं होगी। सेकेंड आता है कि आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर बच्चे ज्यादा है तो बच्चों वाले प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, अगर सीनियर सिटीजन ज्यादा है तो स्टेक, व्हील चेयर, दवाइयां, ये सारी ज्यादा सेल होगी। तो ये भी आपका अदर फैक्टर में कवर होता है। अगर मेल ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, फीमेल ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे। नेक्स्ट वी कम इज लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हमने देखा था अदर फैक्टर्स के पहले तक, वो सारे माइक्रो डिसीजन मेकर्स थे, माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। पर पॉपुलेशन क्या हो गया, पूरी कंट्री का आ गया, तो वो एक मैक्रो लेवल कंसेप्ट हो गया। अब मैक्रो लेवल पे कैसे डिमांड को अफेक्ट होता है, फर्स्ट तो पॉपुलेशन का हमने पॉइंट देख लिया, देन वी कम ओवरऑल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के ऊपर में पूरा एक चैप्टर है आगे, बट यहाँ पे नेशनल इनकम मतलब क्या, पूरे कंट्री की इनकम मिला के एग्रीगेट जो इनकम क्रिएट होती है उसे क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। तो किसी कंट्री की अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, और इनकम कम है तो डिमांड कैसे होगी, कम होगी। जैसे आप अफ्रीका के वहां पे लोगों को देखो तो वहां पे क्या बहुत ज्यादा डिमांड होगी क्या, क्योंकि वहां पे लोगों के पास में ज्यादा पैसा ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग तो आज भी आदिवासी और इन सब में रह रहे हैं, तो कोई कंट्री वहां पे बिजनेस चालू करेगी या इंडिया में चालू करेगी, इंडिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा है, लोग ज्यादा है, ज्यादा स्पेंड करते हैं, इस वजह से। सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पे मतलब क्या होता है, अगर मान लो 100 रुपए इनकम है, तो या तो रिच लोग ज्यादा कमा रहे हैं, या तो मिडिल क्लास ज्यादा कमा रहे हैं, और या तो पुअर ज्यादा कमा रहे हैं। अगर रिच लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा सेल होंगे, लग्जरी गुड ज्यादा सेल होंगे, रिच, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा कौन है, रिच है। अगर पुअर पीपल ज्यादा कमा रहे हैं, गरीब लोग ज्यादा कमा रहे हैं, तो किस टाइप के लोग ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होंगे, नेसेसिटी वाले, लो क्वालिटी वाले, सस्ते वाले। क्यों, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से डिमांड पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वी कम इज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी, वेरी गुड, उधारी, उधार लेना या उधार देना। तो अगर इजीली क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधारी अवेलेबल है, तो लोगों के पास पैसा कैसा होगा, ज्यादा होगा। आज आप लोगों ने बड़ों को देखा होगा, हर एक के पास में क्रेडिट कार्ड होते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, इजीली बस डाला, अमेजोन पे शॉपिंग कर ली, मिंत्रा पे शॉपिंग कर ली, नाइका पे शॉपिंग कर ली, पार्सल्स आ रहे हैं। तो ये स्पेंडिंग को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी मेरे पास में पैसा नहीं हो तो भी मैं खरीद सकती हूँ, खरीद सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास में क्या है, क्रेडिट कार्ड है। तो इंडिया में क्रेडिट कार्ड इजीली अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा,
डिमांड बढ़ेगी। और अगर ये क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं हो तो डिमांड ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी। क्रेडिट फैसिलिटी के साथ में एक और चीज आती है, दैट इज नोन एज ROI, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई तुम लोन ले रहे हो, उधारी ले रहे हो, उस पर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोगों को, वो एक एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि तुम क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो तो हर खरीदी पे 100 रुपए एडिशनल लगेगा, तो लोग लेंगे क्या? वो नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। अभी क्या होता है, 40 डेज के लिए क्रेडिट कार्ड पे पैसा फ्री है, इसलिए लोग ले लेते हैं और 40 डेज बाद पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं लगना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे लो हो वहां पे डिमांड इंक्रीज होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे हाई हो वहां पे डिमांड डिक्रीज होगी। क्लियर है? क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट क्लियर है? देन लास्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट में आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन में दो चीज समझो, टैक्स और सब्सिडी। बेसिकली गवर्नमेंट के पास में पावर होती है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? तो कंट्रोल कैसे करते हैं ये समझते हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारी जो सोसाइटी है वो ज्यादा सिगरेट्स एंड अल्कोहल कंज्यूम करे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स जो पहले 18% था उसको 40% कर दिया, इंक्रीज कर दिया, टैक्स को 40% कर दिया। तो 100 रुपए की चीज पहले 118 में मिलती थी, अब किस में मिलेगी? 140 रुपीज में। तो प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए सिगरेट्स एंड अल्कोहल इन सब में टैक्सेस क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, ताकि उसका कंजम्पशन कम हो सके। क्लियर? कैसे अफेक्ट करेगा? अब गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इजीली सेल हो और फार्मर्स को सपोर्ट मिले, तो वहां पे उन्होंने टैक्स जो 5% था उसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो पहले जो 105 रुपीज का मिलता था अब कितने पे मिलेगा? 100 रुपए पे मिलेगा। प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। समझे? तो अगर डिमांड प्राइस अफेक्ट कैसे करेगा? टैक्स इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी। टैक्स डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? अब सब्सिडी क्या होता है आप लोगों को पता है? क्या होता है? किसी चीज पे डिस्काउंट टर्म तो नहीं बोलूंगी, गवर्नमेंट एक तरह से कॉस्ट को कम करने को या कंज्यूमर के खर्चे को कम करने को कुछ पैसा रिफंड दे देती है, कि तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो पर तुम पे बर्डन ज्यादा आ रहा है, तुम ये पैसा हमसे रिफंड ले लो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी। 981 रुपीज का एलपीजी घर पे डिलीवर होता है, पैसा लेते हैं और बाद में कुछ टाइम बाद में 200 रुपए बैंक अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है जिसके नाम पे कनेक्शन होता है। तो इफेक्टिवली कंज्यूमर को कितने का पड़ा एलपीजी? 781 का। तो कॉस्ट का बर्डन क्या हो गया? कम हो गया। वो क्या कहलाता है? सब्सिडी कहलाता है। तो सब्सिडी भी क्या करता है? कॉस्ट को कम करता है। और अगर इसका एक और एग्जांपल लेना है तो मान लो अभी गवर्नमेंट सोलार एनर्जी को बहुत प्रेफरेंस दे रही है। सोलार एनर्जी मतलब समझते हो? जो धूप से लेके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो जो भी सोलार पैनल्स है, अगर तुम एक पैनल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 रुपए आती है तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को 200 रुपए रिफंड कर रही है ना? तो प्रोड्यूसर के लिए 1000 की जगह कॉस्ट कितनी हो गई? 800। तो वो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सब्सिडी क्या काम करती है? प्राइस को डिक्रीज करने का काम करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उसे अफोर्ड कर सके। क्लियर है? टैक्स क्या करता है? या तो प्राइस को बढ़ाता है, और सब्सिडी क्या करती है? प्राइस को कम करती है। क्लियर है? तो हमारे सारे डिटर्मिनेंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, और कैसे जनरल आपके आसपास की चीजें ही मिलके प्राइस को
अफेक्ट करके डिमांड अफेक्ट कराती है. Our next topic is what is demand function. Demand function is nothing but determinants. It is mathematical representation of all the determinants of demand and quantity demanded. मतलब क्या, ये इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है. डिमांड फॉर क्वांटिटी x, demand for quantity x is function of price of commodity x, price of related goods, income of consumer, taste and preference of consumer, expectations of consumer आएगा, और फिर population size. तो ये सारे determinants हैं और quantity demanded इनसे affect होती है. इसका mathematical representation is known as your demand function. Clear? इसमें हार्डली एक आधी एमसीक्यू पूछा जाता है ना. हमने डिमांड पढ़ लिया क्या होता है, हमने उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए. अब एक छोटा सा लॉ भी पढ़ लेते हैं, वो कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड. नथिंग, हमने जो रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का पढ़ा है वो ही लिखा है. इसे दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा. किसने इसे नरेट किया है? अल्फ्रेड मार्शल. अब मैं इसे एक बार रीड करती हूँ तो ऐसा लगता है देखो क्या लिखा है. The greater the amount to be sold, the smaller must be the price at which it is offered, in order that it may find purchaser, or in other words, that amount increases with the fall in price and diminishes with the rising in price. In short, ये सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं, when the price of the commodity increases, demand for the commodity decreases, and when the price of the commodity decreases, demand for the commodity increases. This is what law of demand is. Clear? सिर्फ इतना ये लॉ ऑफ डिमांड है जिसको इतनी 3-4 लाइनों में लिखा गया. डिमिनिशेस का मतलब होता है डिक्रीज होना, यहाँ पे फॉल होना. ठीक है. ग्रेटर द अमाउंट मतलब प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. दिस वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. इसका एक लाइन यूज की गई है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. ये आपको बहुत बार मिलेगी. इसका कल मैंने लैटिन बताया था, क्या था वर्ड? सेट्रिस पैरिबिस. ये बताया था ना, सेट्रिस पैरिबिस. ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. मैम यहाँ पे अदर थिंग्स क्या होगी? तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो एक डिटर्मिनेंट है, सिर्फ वो चेंज हो रहा है, और बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट हमने पढ़े हैं क्या वो चेंज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है. सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? प्राइस चेंज हो रहा है. इसलिए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब बाकी सारे डिटर्मिनेंट सेम है और कोई चीजें आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है. क्लियर? सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? Law of demand states other things being equal, if the price of the commodity increases, the quantity demanded for the commodity decreases, and vice versa. Vice versa मतलब ठीक उसका उल्टा. नेक्स्ट है व्हाट इज डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल मतलब एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है. मान लो आप एप्पल्स खरीदने जा रहे हो और 100 रुपए का एप्पल मिल रहा है तो आप 5 किलो खरीद रहे हो. एप्पल 200 रुपए का हो गया है तो आप 3 किलो खरीद रहे हो, और एप्पल 300 रुपए का हो गया है तो आप 1 kg परचेज कर रहे हो. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड. इसे डिमांड शेड्यूल बोला जाता है. टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है. क्लियर? डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड क्वांटिटी डिमांडेड.
ये हमारा एक डिमांड शेड्यूल है और ये हमारा डिमांड कर्व है। ये क्या बता रहा है, जैसे 10 रुपीज का है तो 4 kg परचेस हो रहा है, 20 रुपीज का है तो 3 kg परचेस हो रहा है, 30 रुपीज का है तो 2 kg और 40 रुपीज का है तो 1 kg। सो डिमांड कर्व कैसा होता है, इट इज अ डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व। कैसा कर्व होता है, डाउनवर्ड फॉलिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किधर से गिर रहा है, लेफ्ट से राइट फॉल हो रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है किसके किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्लियर, डिमांड कर्व पहले तो क्या होता है, डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड का। कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। किधर से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि ये क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप। किसके बीच में इनवर्स, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्लियर, कोई डाउट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है, वो है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल है रानू इंडिविजुअल है, तो मैंने अभी जो एप्पल का रिप्रेजेंटेशन दिया था वो उसके अकेले की डिमांड थी। अब अपन चारों मिलके एप्पल की डिमांड कर रहे हैं, तो चारों को एग्रीगेट कर दो तो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। सो इट इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ ऑल दी कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कि वो डिफरेंट प्राइसेस पे कितने डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करेंगे। मार्केट शेड्यूल भी वही हो जाएगा। जैसे मान लो ये हाउस होल्ड 1 है, ए ने डिमांड की, बी ने डिमांड की, दो ही लोग हैं मार्केट में, तो इन दोनों को ऐड करके अब क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, नाउ मार्केट डिमांड कर्व, अगेन सब इंडिविजुअल्स को ऐड करके जो टोटल डिमांड क्रिएट होगी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड कहलाएगा। इसमें एक एमसीक्यू आता है ये मार्केट के ऊपर में, वो सिर्फ एक ये रहता है कि मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर। कैसा होता है, मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर। फ्लैटर क्यों आएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल डिमांड को कम अफेक्ट कर पाता है, पर जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं वो ज्यादा अफेक्ट कर लेते हैं। मान लो रानू ने कम डिमांड किया, आपने कम किया, गणित ने कम किया, मैंने कम किया, तो हम चारों मिलके ज्यादा अफेक्ट कर पाएंगे और इसलिए उसका स्लोप कैसा हो जाता है, थोड़ा फ्लैटर हो जाता है। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दिस हैपेंस बिकॉज प्राइस चेंजेस, proportionate change in market demand is more than the price change. Individual effect कम करता है, as a complete whole market effect ज्यादा होता है, proportionate change ज्यादा होता है, इसलिए ये flatter होता है और इसका MCQ पूछा जाता है। 3-4 अटेम्प्ट में एक बार इस पे आ जाता है MCQ। तो मार्केट डिमांड, मार्केट शेड्यूल इन पे इतना नहीं आता है, पर मार्केट डिमांड कर्व के ऊपर में पूछते हैं कि what is the difference या what is the shape और why it is more flatter। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। हम why does demand curve slopes downward कंसेप्ट कल करेंगे, जब तक के लिए रिवीजन करते रहो। 5 मिनट लगेगा, जितना टॉपिक कवर किया है, थोड़े मोटे जो अपने रिवीजन के नोट्स होते हैं वो भी जिस भी वे में आपको याद करना है वो भी आप याद करते रहो। आपको एमसीक्यू की बुक्स बहुत जल्दी दे दी जाएगी, जिसके अंदर में 20 इयर्स के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है पूरे, जो अपन ये टॉपिक्स में कवर होने के बाद में
साथ मिलके सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो हैव अ गुड डे।